जी वंस अगेन वेलकम टू सब रंग। मैं हूं जावेद काजी और आपकी खिदमत में सब रंग प्रोग्राम लेकर आता हूं हर सोमवार को शाम 7 बजे के करीब। क्योंकि जब लाइव ट्रांसमिशन हो रही होती है तो कभी ऊंच नीच हो जाती है, कुछ थोड़ी देर सवेर भी हो जाती है। आज फिर हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो मौजूद होंगे, और कराची से हमें उम्मीद है कि जनाब हमीद भट्टो साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और लंदन से एक हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जनाब परवेज सलीम साहब, वो भी सेकंड हाफ जो है प्रोग्राम का उसमें शामिल होंगे, क्रिकेट की कुछ बातचीत होगी। और शिराज खान साहब जो हैं वो भी हमारे साथ शामिल होंगे तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे के करीब। और शाहिद जुंजुआ साहब जो हैं वो भी शायद हमारे साथ शामिल हो जाएं प्रोग्राम में। प्रोग्राम हम शुरू करते हैं कि कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जब से कश्मीर में लॉकडाउन हुआ है, सब रंग जो है हमेशा कश्मीर पर बात करता है और उसी से प्रोग्राम भी शुरू करता है। 13 माह हो चुके हैं वहाँ पर लॉकडाउन है, और तमाम ममालिक जो है मुसलमान वो खामोश हैं, और वहाँ की सूरत हाल जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। और रिसेंटली मुहर्रम, आपको पता है कि 9वीं 10वीं जो मुहर्रम होती है उसमें पाकिस्तान में भी बहुत सारे वाक़यात होते हैं, लेकिन कश्मीर में जो आर्मी है इंडियन, उन्होंने शेलिंग भी की, और जो पैलेट गन्स हैं वो भी फायर की, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें जख्मी हुए हैं। और तकरीबन 4-5 लोग जो हैं वो शहीद भी हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं पायलट जो गन्स हैं उनके छर्रों से उनकी जो आंखों की रोशनी है वो भी आने वाले वक्तों में जाएगी, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में जख्मी पड़े हुए हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे जब इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान में जो मुहर्रम के दिन हैं वो कैसे गुजरे हैं, ये जो पहले दिन होते हैं 10 दिन, इसमें अशूरा के जो दिन होते हैं वो वहाँ पर सेक्टेरियन जो वायलेंस जो है वो भी मतलब पनपने लगता है, और वाक़यात इस किस्म के होने लगते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और कराची के हवाले से हम बात करेंगे कि कराची एक बार फिर बारिशों की ज़द में है, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बारिशों की ज़द में है, लेकिन ख़ास तौर पर जो कराची है उस हवाले से हम बात करेंगे। जनाब हमीद भट्टो साहब हमारे साथ कराची से जो हैं वो मौजूद होंगे। एक और स्टोरी जो है वो बड़ी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। जो हमारे आईएसपीआर रिटायर्ड जनरल साबिक जो हैं आईएसपीआर जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब, उनके हवाले से ये स्टोरी है। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका की एक वेबसाइट है जिसने ये सारा प्रोपेगेंडा कहने शुरू किया है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, और जो सी पैक है हमारा उसके खिलाफ। और एक और खबर है जो कुछ दिन पहले थी, हमारे डॉक्टर कदीर साहब हैं जो आप जानते हैं मोहसिन पाकिस्तान हैं, उनके हवाले से उन्होंने एक टेलीविज़न पे ये खबर दी है कि जो सदीकुल फारूक हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 2 करोड़ रुपया जो है उनसे लिया है। इस पर भी हम बात करेंगे, आपको क्लिप भी हम सुनाएँगे। अ स्वीडन में एक बार फिर जो कुरान मजीद है उसके हवाले से एक वाक़या पेश आया। जो फार राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कुरान मजीद जो है उसको जलाया है, और वहाँ के मुसलमान जो हैं वो उन्होंने बड़ा एहतजाज किया है। लेकिन मुझे हैरत इस बात की होती है कि हमारे 58 मुल्क हैं और सब के सब इस पर खामोश हैं। क्या हमारे 58 मुल्क जो हैं वो इकट्ठे होकर इस चीज़ को रोक नहीं सकते? बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो हैं वो पहले भी पेश आ चुके हैं। दूसरा कराची के जो वसीम अख्तर साहब हैं, उनकी अब जो मेयरशिप है वो ख़त्म हो चुकी है। बलदियाती इंतखाब कब होंगे, और एडमिनिस्ट्रेटर जो है कराची के वो कब होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे हमीद भुट्टो साहब जब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए। और चलते हैं हम इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काई साहब। अच्छा है, मैंने बहुत सारी बातें जो है स्टार्टिंग में मैंने शुरू कर दी हैं।
जी जी जरा मैं आप चाहता हूँ कि जरा ये सुनिएगा पहले, ये जो डॉक्टर कदीर साहब का मसला है कुछ दिन पहले जो जी जी हुआ है, इसको जरा सुनिएगा, जरा देखिए ये क्या कहते हैं। हमने हमने 4 साल में सिर्फ 5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया, एक पैसा नहीं लिया, दवाई भी देते हैं और इलाज भी करते हैं। और हमारे अब्बासी साहब की हुकूमत ने हमें एक पैसा नहीं दिया अस्पताल के लिए, बल्कि एक वो सिद्दीक फारूक बिठा दिया, चोरों के सरदार को। उसने हमसे ज़कात के और खैरात के जो पैसे थे उसमें से 2 करोड़ रुपए ले लिए, सदीकुल फारूक ब्लैक मेल करके। वो दाढ़ी रख के उसके पीछे गड़बड़ करता था, बदमाशी। वो इनकी पार्टी का है शायद, खाकान साहब की। नहीं, वो डॉक्टर साहब ने शिकवा किया है, लेकिन सदीकुल फारूक साहब की कोई ऐसी बात कम से कम हमारी नजर में कभी नहीं आई। तो 30 साल से पार्टी के साथ हैं, उहदे भी रखे हैं, लेकिन करप्शन का इल्जाम नहीं लगा कभी। उसने हमें ब्लैकमेल किया, उसने हमें धमकी दी कि मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को बेच दूंगा या होटल को अगर आप ये पैसे नहीं देंगे। 2 करोड़ रुपए हमसे लिए। हमने खत लिखा उसके लिए नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, इन्होंने जवाब तक नहीं दिया। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब इदारे के लिए लिए ना, ईटीबीपी के लिए लिए होंगे। नहीं, वो अपना हाँ इदारे के लिए नहीं यार। आप बताइए कि हमसे 2 करोड़ की क्या वो मालदार हो गया? प्रॉपर्टी इतने वो टैक्स मिलते हैं, आते हैं सब। हम तो गरीबों का, मैंने बताया ना आपको अब्बासी साहब के, हमने 4 साल में 5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया। दुरुस्त बात है, किसी से पूछ ले वहां जाके देख। और कई हजार लोगों का डायलिसिस किया है, किडनी पेशेंट का, एक पैसा नहीं लेते हम। डॉक्टर साहब यही कैफियत है ना। अभी वो अगर आपको नहीं लेते तो कल नैब पकड़ के ले जाता उसको कि तुमने पैसे नहीं लिए, तुम मिल गए हो। अब तो ये मुश्किल है इस मुल्क में, ये मुश्किल हो गई है। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उसने ये तय किया था कि नॉमिनल किराया ले लो, पूरी कमेटी बनाई थी। उसने उसको रिजेक्ट कर दिया और खुद उठा के लगा दिया कि जी 2 करोड़ अभी दे, 2 करोड़ बाद में देना, 4 करोड़। जी, ये बात हो रही थी, हमारे मोहसिन है, पाकिस्तान के मोहसिन है जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, उनकी ये गुफ्तगू आपने सुनी है कि जो सदीकुल फारूक साहब हैं उन्होंने 2 करोड़ रुपया ले लिया और 2 करोड़ बाद में भी। तो इफ्तिखार भाई, जब इस किस्म के लोग हमारे मुल्क में हों, इस किस्म के सियासतदान हों, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? देखें काई साहब, मैंने कोशिश की है इवन नून लीग के लोगों से बात करने के लिए टॉप लेवल तक, कि आप ये बताएं कि ये सदीकुल फारूक साहब वो शख्स थे जो लेफ्टिनेंट जनरल जवेद अशरफ काजी जब रेलवे के वजीर थे, उन्होंने सर पे कुरान रखकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि इससे पर मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि ये करप्ट तरीन आदमी है। तो अब उसके बाद अब ये एक नया रेगुलेशन आया है। आपने देखा है कि शाहिद खाकान अब्बासी बिल्कुल खामोश बैठे हुए और वो परेशान हो रहे हैं कि यार अच्छा वो तो बड़ा शरीफ आदमी था, उसने तो इस तरह की बात नहीं की। अब ये जो 2 करोड़ रुपए उन्होंने ली है, रिश्वत ली है, तो ये बल्कि उससे पहले भी उन्होंने कहा कि चोर बैठाया हुआ था वहां पे, तो चोर बैठाया हुआ है तो और ऊपर से वो रिश्वत ली है। तो अब उनको चाहिए कि ये जो मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को भी मतलब एक लेटर भेजा है और उनको कहा है कि जब इस पर एक्शन ले, ट्वीट भी किया मैंने कि अगर डॉक्टर कदीर खान का इल्जाम, अब पहली तो बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो मीडिया सेल है उसको भी मैंने भेजा है, लेटर भेजा है, और मरियम नवाज को भी भेजा है, और दूसरे जो लोग हैं ये शहबाज शरीफ साहब को, कि कम से कम एटलीस्ट इस शख्स को तो छोड़ दें जो मोहसिन जिसको इंसानियत, अब मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है, जो पाकिस्तान के जो एटमी साइंसदान है। पहले इसको जनरल ज़िया मुशर्रफ ने इसको जलील किया, इनको कैद कर लिया गया था किसी के कहने पर कि ये बाल पाकिस्तान से बाहर जो है मुख्तलिफ ममालिक को जो है वो एटमी जो क्या कहते हैं फार्मूलाज भेज रहा है या फलां कर रहा। हालांकि उस वक्त भी लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, बाद में इनको टीवी पे लाकर उनसे माफी मंगवाई गई थी, तो वो गैर मुल्की आकाओं के कहने पर। अब इसने इतना बड़ा जो उन्होंने हरकत की है ये सदीकुल फारूक ने, हालांकि मैं उसको पर्सनली जानता हूं, ये बहुत एक क्या कहते हैं, एक क्या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के एक जो हैं वो लीडर थे उनके, नवाज शरीफ साहब के सेकंड ईयर के, और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी थे इनसे।
एज ए जिस तरह जर्नलिस्ट जो है उनके साथ बातचीत होता है, तो इनका एक बेटा जो है वो फौत हुआ था 2016 में, 26 साल का बेटा था इनका। तो उस वक्त भी मेरी आखिरी जो मुलाकात हुई है उनसे ना, तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना बड़ा उस पर इल्जाम लगाया है। अभी तक तो सदीक उल फारूक को बाहर आ जाना चाहिए था, वो बताते हैं कि नहीं। अब जब डॉक्टर कदीर खान बात कर रहे हैं तो उनके पास एविडेंस भी होगा, मैं रेस्ट अश्योर के उनको, क्योंकि उनके पास अभी नून लीग की तरफ से कोई अभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई कि जी सदीकुल फारूक के खिलाफ जो बात हो रही है। अब मुझे जो लगता है, जो मैंने भी अभी ट्वीट किया था उसमें यही मैंने कहा है कि अब ये सदीकुल फारूक साहब ये फरमाएंगे कि उनको डॉक्टर साहब को कोई गलत फहमी हुई है। ये तरीकाकार होता है डिफ्यूज करने का। अब किस किस्म की गलत फहमी हुई है, आप बिल्कुल, आपको ये क्लिप के अंदर क्लियर कट है। ये एस के न्याजी बैठे हुए हैं, अपना ये रोज टीवी वाले जो है, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, रोज टीवी भी चलाते हैं, तो वो वाज़ेह तौर पे दोनों जो है आमने सामने बैठे होंगे या टेलीफोन पे साथ हैं। तो डॉक्टर कदीर खान ने जो उन पे एलिगेशन लगाया है, बजाय मैं अभी तो एलिगेशन कह रहा हूं क्योंकि अभी तक सदीक फारूक ने कोई इस तरह की बात अभी तक नहीं की कि उस न्यूज का रिबटल नहीं दिया। तो हमें चाहिए कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, स्टेट लेवल पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये 2 करोड़ रुपया रिश्वत किस खाते में गई है। वो सही, बिल्कुल सही है। हमारे साथ इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम कराची जनाब हमीद भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हमीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जावेद भाई और इफ्तिखार भाई, सलाम सबको मेरा। वालेकुम सलाम। जी इफ्तिखार भाई, ये जो हमारी बहस चल रही थी सदीकुल फारूक के हवाले से, हमारे मुल्क में इस किस्म के सियासतदान हैं और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो है मोहसिन पाकिस्तान है, उन्होंने कहा है कि जी मेरे से 2 करोड़ रुपया लिया है और 2 करोड़ बाद में भी उन्होंने डिमांड किया है। तो आप क्या कहेंगे कि ये किस किस्म का, मतलब पाकिस्तान कैसे आगे जा सकता है? जावेद भाई, पाकिस्तान में तो इल्ज़ामात की सियासत लगती रहती है, और जिस तरह चौधरी साहब इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे, सदीक फारूक ज़ाहिर बात है सियासत में नीचे मिडिल क्लास से आया है और उसको नवाज शरीफ ने हर दौर में अच्छी जगहों पे बिठाया है और ठंडे दिमाग का बंदा है, इतना नहीं है जैसे इफ्तिखार भाई ने उसके लिए बताया। बड़ी पॉजिटिव बात है इफ्तिखार भाई उनके लिए कह रहे थे, और मामला बड़ा संजीदा है। इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, मैं नहीं समझ रहा कि मुल्क के अंदर मुल्क को चलाने दिया जा रहा है। मुल्क के अंदर सिर्फ इल्ज़ामात लगा के, पाकिस्तान के अंदर इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगा के लोगों को भूख और प्यास और जो मसाइल है उनसे तवज्जो हटाने के लिए रोज़ाना नए नए इल्ज़ामात, नई बातें हमारे सामने आ रही हैं। हमें इनसे हट के अपने लोगों की मसाइल और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर फोकस करना चाहिए। और ये सियासतदान हमारे पाकिस्तान के अंदर जो गंद उन्होंने किया हुआ है, जो जिस तरह उन्होंने जो फैलाया हुआ है, तो उस पर जितनी बात करें वो कम है। बाकी डॉक्टर कदीर खान मोहसिन हमारे पाकिस्तान के हैं, और उसने खामोशी से बैठ के जिस तरह पाकिस्तान की खिदमत की है उसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और कदीर खान ज़्यादा खुद मज़ीद इस पर क्या कहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो खुल के क्या कहेंगे, क्या आगे उनके रद्दमल आते हैं, तो हमें उसका फिर मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा हमीद भाई, कराची के हवाले से थोड़ी सी बात आपसे करते हैं क्योंकि आप कराची में ही रहते हैं। तो कराची में बारिशों का जो है वो इतना मचा हुआ है, इतनी बारिशें आई हैं कि कराची में तो मतलब कि हर तरफ बर्बादी और तबाही है बारिशों से। तो इतना अरसा हो गया पाकिस्तान पीपल पार्टी को और MQM को, अब PTI भी बीच में शामिल हो गई है। तो ये अब तो आपके जो वो है क्या नाम, वसीम अख्तर साहब मेयर साहब, उनकी तो अब छुट्टी हो गई है। अब बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर कौन आएगा, क्या एडमिनिस्ट्रेटर जो आएगा वो भी इसी तरह रोता रहेगा जैसे वसीम अख्तर साहब 4 साल रोते रहे हैं कि ना मेरे पास अख्तियार है ना फंड है, और कराची के लोग बेचारे इसी तरह सफर करते रहेंगे। इस पे आप क्या कहें? जावेद भाई, इस पे हमने और चौधरी साहब ने हमने बात की थी गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी। मैं समझ रहा हूँ बारिश पूरे पाकिस्तान में हुई है, और कराची की बारिश ज़्यादा दिखाना मीडिया का खेल है। बारिश तो पाकिस्तान में 70 साल की तारीख में बड़ी बारिश पाकिस्तान में पड़ी है, और कराची भी उसके लपेट में आई है। यकीनन उसका जो सबब है वो लॉकडाउन की वजह से माहौलियात का और हमारी ज़मीन का जो गिर्द है वो ठीक होना और बेहतर होना, तो उसके बाद ये बारिशें बेहतर अमल है। मगर हुआ क्या है, यहाँ पे कराची के अंदर
70% कराची जो है वो कंटोनमेंट के हमारे कंटोनमेंट और डीएचए इनके कंट्रोल के है, और 30-35% जो इलाके थे वो थे कराची के मेयर के। और वो मेयर कराची जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो मगरमच्छ के आंसू बहा के वो चले गए, और अरबों रुपए के बजट उनको मिलती रही तरक्याती स्कीमों के लिए और अपने इदारे चलाने के लिए, मगर वो उनकी तो सियासत यही रही है। वो होम मिनिस्टर से लेके मेयर भी रहे मुसलसल, मगर वो हमेशा कहते रहते हैं, उनकी पहले भी सियासत एमक्यूएम की ये रही है कि जी हमने ओहदे भी लेने हैं, हुकूमत भी रहना है और हुकूमत को गालियां भी देनी है। अब वो अपने आप को ही गालियां दे के खुद को ही रुसवा करके वो चले गए। उनका 30 अगस्त तक जो टाइम था वो पूरा सिंध के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम था उनके पूरा हो गया। अब करप्शन के हवाले से लोग करोड़ों रुपए लेके अरबों रुपए लेके एडमिनिस्ट्रेटर लगने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। वो फरियाद टालपुर के पास, जरदारी के पास और सीएम के पास कि जी हमें यहाँ पे लगा दें, वहाँ लगा दें। अब ऐसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगेगा जिसके पास पैसे ना हो। एडवांस पैसे देगा, फिर मंथली देगा, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर लगेगा, फिर यकीनन वो जो पैसे लगाएगा वो पैसे कमाएगा। यहाँ पे जो भी चाहे मेयर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, सिंध क्या पूरी पाकिस्तान की सियासत में हम सिंध की सियासत को ज़्यादा गंदा और नंगा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मीडिया उसको ज़्यादा फोकस करता है, हम सब करते हैं। पूरी पाकिस्तान में गंद है, मगर बाकी लोग अपने सूबों के गंद को छुपाते हैं, मगर हम सिंध में अपने गंद को ज़ाहिर करते हैं। और कराची के अंदर खाली एमक्यूएम कसूरवार नहीं है, मैं समझता हूँ एमक्यूएम भी कसूरवार है और साथ पीटीआई भी कसूरवार है, पीस पार्टी भी कसूरवार है। और जितनी कराची के अंदर जो पहले चाइना कटिंग और ये नाले जिसपे घर बना के बिल्डिंगें बनाई गई, जैसे कि कराची का नया नाज़माबाद की बात कर लें तो औरंगी टाउन में पहाड़ियों के नीचे जो बन गया नया नाज़माबाद तो डूबना ही था। जब पहाड़ियों के नीचे आप बना रहे हैं, पहाड़ियों से ऊपर पानी आएगा तो उन्होंने कोई देखा ही नहीं और वहां से आपका सारा वो डूब गया। और कराची के अंदर है। लेकिन हमीद भाई, हमने ये देखा है कि हमेशा कराची में जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं वो सड़कों पे आते हैं इन मसलों पर, लेकिन आज मीडिया में तो जो करोड़ों की कोठियों में रहते हैं वो भी बाहर निकले हुए। बिल्कुल इसी पे मैं बात कर रहा हूँ। जो करोड़ों की कोठी डिफेंस में रहते हैं वो चाहे बुखार लगता है उनकी आवाज जो है वो थोड़ी जा चुका है। पानी वहाँ पे काफ़ी आया है और ये सारी पहली बार पता चल रहा है कि जी डीएचए और कंटोनमेंट की भी नाअहली है। आज कंटोनमेंट बिल्डिंग के अंदर खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद कंटोनमेंट का बिल्डिंग का घेराव किया। उसके ऑफिस में औरतें मर्द दीवारें फलांग के उनके ऑफिस में जाके उनके अफसरान को गिरबान से पकड़ा है कि जी हम इतनी टैक्सें देते हैं लाखों रुपए में, तो यहाँ पे तो आप कचरा भी नहीं उठा सकते, पानी भी नहीं दे सकते, और पानी पीने का वाटर टैंकर से आता है, सफाई के लिए वो काम सिंध गवर्नमेंट करेगी, वो टैक्स ही हमने कंटोनमेंट को देनी है, डीएचओ को देनी है। हमारे पाकिस्तान के अंदर है कंटोनमेंट और डीएचए, तो आपको सबको पता है उसके अंदर जिन लोगों का कंट्रोल है वो जहाँ पे हुकूमतें ही बनाते हैं और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाते हैं, और वो ऐसे फरिश्ते हैं। उन फरिश्तों के खिलाफ अगर हम बात कर लें तो क़यामत आ जाती है, क़यामत का मंजर आ जाता है। तो फरिश्तों के खिलाफ बात करना क़यामत का एक समा बन जाता है। डीएचए और जो हमारे कंटोनमेंट के अंदर जितने भी अफसरान बैठे हुए हैं वो अरबपति बन गए, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता। उनके लिए जो फौजी अदालतें हैं वो कभी उक्का दुक्का जैसे कोई बड़ी कोई नाराज़गी हो जाए उनको गिरफ्तार करके कोर्ट मार्शल करेंगे। यहाँ तो इनको नए बात नहीं डाल सकता, इनको जो कोई एंटी करप्शन नहीं पकड़ सकता। ये सफ़ेद हाथी नहीं होते, उससे भी बड़े कोई इनका नाम दे या मगरमच्छ कहें, जो भी कहें, वो खामोश पड़े होते हैं और खा पी के उस पाकिस्तान को तबाह करने में मैं समझ रहा हूँ कि जो डीएचए और कंटोनमेंट के मगरमच्छ हैं इनको कोई जब तक हाथ नहीं डालेगा तो फिर ये पाकिस्तान के मसाइल रहेंगे। और कराची के मसाइल के जिम्मेवार मैं समझ रहा हूँ कि ये जो मगरमच्छ डीएचए और कंटोनमेंट है वो है। और उसके बाद यहाँ की कराची के अंदर जो कराची का अमन तबाह करते रहे एमक्यूएम है, पहले उसकी एएनपी है, पीस पार्टी है, और पीस पार्टी की जो पहले अमन कमेटी, ये सब उसके जिम्मेवार है। और पीटीआई में अभी जो नए फरिश्ते बन के अपने आप की धुलाई करके कपड़े वपड़े पहन के पुरानी पार्टियों से अब सिर्फ पीटीआई में आ गए हैं बहुत सारे लोग, तो उन्होंने भी तो कराची के अंदर ज़मीनों पे कब्जे किए, चाइना कटिंग की, नाले के नाले बेचती है। यहाँ कराची का कोई भी नाला ऐसा नहीं है कि जो बेचा नहीं गया।
जब आप नाले बेच के उसके ऊपर घर बनाएंगे, अभी भी आप वीडियो जो वायरल हुई आप देखते रहे, वो तो नालों के ऊपर जो घर बने हुए थे वो बह के हमारे सामने आते रहे। हमने नाले बना के, बिल्डर्स ऐसी माफिया है, और सारे बिल्डर्स जितने भी हैं उसमें बड़े बिल्डर जिनके बड़े बड़े नया नाज़िमाबाद से जितने भी मंसूबे जो आपको ये बहते हुए नजर आ रहे हैं, इनके साथ भी हमारी सियासी पार्टियों के मलूस लोग हैं। और यही नाज़िमाबाद के अंदर जितने भी बोहरी और बाकी कम्युनिटी के लोग रहते थे, उनसे घर छीन के, कब्जे करके, उनको मार के, बोरियों में लाश डाल के, इन्हीं अंदर नालों में बहा के, उसके ऊपर ये जो बड़े बड़े प्लाजा नाज़िमाबाद के और न्यू कराची के बने हुए हैं, तो ये कैसे बन गए, किस तरह बन गए घरों के ऊपर, तो किसने मंजूरी दी? आज भी अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात की जाए, तो एक जो शित बनती है एक फ्लैट की, उसकी 1 लाख से 2 लाख रुपए इंस्पेक्टर फीस अपना भत्ता लेता है, फीस अलग। यहाँ पे बिल्डर्स जितने भी हैं वो एक माफिया बनी हुई है। उस माफिया को हमने लगाम दिया नहीं, उससे हमें कमीशन चाहिए, और कमीशन लेके हमने पूरे कराची को आस्ता आस्ता बेचते जा रहे हैं। हम और डीएसए के अंदर तो समंदर को आधा खा के बेच के गए, और समंदर को आगे आगे करते जा रहे हैं, उसको बेचते जा रहे हैं। तो फिर ये मसाइल तो होने हैं, पानी कहाँ जाएगा? पानी के कुदरती जो रास्ते हैं, वो नाले हैं, वो तो हमने बंद कर दिए हैं। एक बस माफिया की गुंडागर्दी है, बस वो जो और के इलेक्ट्रिक कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का मसला तो सबसे बड़ा है पूरे पाकिस्तान में। पहले तो लाड़काना से दादू तक के 8 से 10 घंटे बिजली रोजाना जाती थी। अगर वो लोग चीखते हैं, बात करते हैं, तो उनकी कोई सुनता नहीं। वो जी कहा जाता है कि वो जी बिजली चोर है, बिजली के बिल पेमेंट नहीं करते। और डिफेंस से लेके पूरा कराची तो बिल पेमेंट करता है। उनको किस अज़ाब में 3 से 4 दिन बिजली नहीं, अभी भी डिफेंस के और बाकी इलाकों में 5 दिन से बिजली नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमीद भाई, जब तक हम ये जो बिजली चोरी होती है, ये जो कुंडे लगाते हैं, जब तक ये खत्म नहीं होगी जो बिजली है भाई वो खत्म हो गई है, वो चोरी खत्म हो गई है। अब जो चोर है वो के इलेक्ट्रिक से लेके वापडा के जो इंतजामिया है वो सबसे बड़े चोर है। उन चोरों को जेल में डाला जाए, अवाम का कोई कसूर नहीं है। अवाम को चोर करके सबसे बड़े चोर ये जो बैठे हुए के इलेक्ट्रिक से लेके बड़ी बड़ी मासूम चेहरे बना के लोगों पे इल्ज़ाम डालते हैं कि जी ये सब पाकिस्तान के अवाम चोर है। पाकिस्तान का जो गदा गाड़ी से लेके सारे लोग, कोई कुंडा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर कुंडा और ये सारी सिस्टम चेंज करके अपनी वायरिंग चेंज कर चुके हैं, और अलग मीटर लगा चुके हैं, और डबल बिल लिए जा रहे लोगों से। एक माफिया है, लोगों से इनसे कोई पूछना नहीं कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ अगर कोई अदलिया और कोई बात करता है, तो वहाँ पे हमारी पाकिस्तान की बहुत सारी मीडिया के ऐसे इदारे भी हैं हमारे पाकिस्तान के, जो मैं कहूँगा कि इश्तिहार लेके तवाइफ वाला भी किरदार हमारे बहुत सारे इदारे भी करते हैं पैसे लेके इनकी फेवर में। जो अच्छे आप जैसे लोग हैं, जो हम सब उनके खिलाफ बोलते भी हैं, मगर मैं समझता हूँ जब तक फेयर मीडिया और अपनी जो दुकानदारी बंद करके इश्तिहार नाम पे जो लोगों के कातिल इदारे हों, उनकी सपोर्ट करना बंद कर दें, तो मेरे ख्याल में इदारे ठीक होंगे। मगर यहाँ पे अरबों के इश्तिहारात के चक्कर में हमारी मीडिया के भी मुंह बंद हो जाते हैं। जी हमीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम कराची। और कराची के हालात जो हैं आपने बड़ा जबरदस्त तजिया किया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी ये तो थे जनाब हमीद भुट्टो साहब ऑल द वे फ्रॉम कराची। इफ्तिखार भाई, कराची को तो आप काफी एक्सप्लेन कर दिया है हमीद भाई ने। हम आते हैं कुछ दूसरी खबरों पे। जी। एक और जो खबर मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, उनके हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी हो रहा है, आर्मी के खिलाफ भी हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है? क्या ये जो हमारा मीडिया है, इसको चाहिए कि इसको काउंटर अटैक करे? और हालांकि मेरा तो ख्याल है ये खामोश है हमारा मीडिया जो है। देखें, ये बेसिकली वो वी लॉग था, मेजर गुरु इंडिया का था, वो ये को खबर उठी है। फिर वो जो वेबसाइट की बात आप कर रहे हैं कि वहां पे फिर ये शाया हुई, लेकिन मेरा थोड़ा सा हटकर है पॉइंट ऑफ व्यू। देखें, अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगता है काई साहब, या आप पर कोई इल्जाम लगता है, तो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो अभी 4-5 दिन हो गए हैं उन पर इल्जामात लगे हैं आसिम साहब पर, आसिम बाजवा साहब पर। अच्छा, उसकी फिर आगे उधर से फॉलो अप आया है। फॉलो अप ये है कि अहमद नूरानी ने 2-3 वीलॉग्स किए हैं, मतीउल्लाह जान के साथ और एक जर्मन टीवी के साथ जो उनका उर्दू नशरियात है,
उनके साथ किया है। वो मैंने काफी तसल्ली से उसको सुना भी है और मैंने कुछ लोगों से पूछा भी है। उसमें नूरानी ने, ये अहमद नूरानी जो जर्नलिस्ट है, वो जियो से निकाला उसको, उधर वो आजकल अमेरिका में होता है, तो वहां पे वो इस चीज को, जो आप कह रहे हैं ना वेबसाइट है, तो वो अमेरिका से वो उसको लॉन्च किया है ये सारा सिलसिला। तो उसने कहा मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, ये फैक्ट फाइंडिंग है, उसका वेबसाइट का नाम ही फैक्ट से शुरू है। तो वो कह रहा है कि मैंने फैक्ट्स ये किया है कि 2002 में जब ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनकी पोस्टिंग हुई थी आसिम बाजवा साहब की मुशर्रफ के साथ, ही वाज अ डिक्टेटर, पावरफुल डिक्टेटर। तो वहां से इनके जो एसेट्स हैं वो बढ़ने शुरू हुए, और उसके बाद इनके जो बेटे बाहर हैं वो उस वक्त उनके पास इतने वसाइल नहीं थे। ये एक मिडिल क्लास की फैमिली थी, लेकिन पढ़ी लिखी फैमिली थी, ठीक है ना। और उनके भाई भी वहां पे, वो भी अमेरिका में पहले थे, लेकिन वो इतने वेल एस्टैब्लिश नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके एसेट्स बढ़ने शुरू हुए। जब ये DGISPR थे, तो उस वक्त भी इन्होंने कोई कम्युनिकेशन के साथ लिंक को, HR की भी कंपनी एक बनाई जो लेबर के हवाले से को प्रोवाइड करते थे। फिर जब ये सदर्न कमांड के कोर कमांडर थे, यानी कोयटा के कोर कमांडर थे, तो अहमद नूरानी का ये कहना है कि उस वक्त भी जो उनके बेटे के नाम पर एक माइन की कंपनी, माइंस के, क्योंकि वहां पर मिनरल जो माइन जो है वो रिच है इस हवाले से, बलूचिस्तान का जो है। और इससे पहले भी मेजर जनरल एक जो है, जो IGFC थे, उनको भी कंपल्सरी रिटायर किया गया था करप्शन के इल्जाम में, जो IGFC बलूचिस्तान थे। उससे पहले एक उबैदुल्लाह खटक साहब थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको भी रिटायर किया गया था, ये जनरल रहील ने रिटायर किए थे। तो अब जब इनके ऊपर बात आई है, उन्होंने कहा है कि नूरानी ये कह रहा है कि इनके जो एसेट्स हैं, जब सदर्न कमांड के कोर कमांडर थे, तो उस वक्त इनके जो 2018 में इन्होंने कुछ घर भी खरीदे जो $million के घर थे। अच्छा, ये इल्जामात हैं, मैं अभी भी उनको इल्जामात समझता हूँ, ठीक है। वो मेजर जो गुर्ब की जो बातें हैं, या जो इंडियन जो थे, जो CPAC के खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि उनका जो बेस्ट इंटरेस्ट होता है। जी कैसा इफ्तिखार भाई, आप समझते हैं क्योंकि इनके नाम के साथ बाजवा लगा हुआ है, तो क्या ये हमारा जो इस वक्त जो हमारे चीफ है, उनका नाम भी जो है वो बाजवा लगा हुआ है, तो क्या इनको साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है और इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? जी, मैं यही कह रहा हूं कि इंडियन इंटरेस्ट ये है कि जनरल, एक सवाल और भी ले लीजिएगा कि CPAC जो है, उसके ये चेयरमैन है, CPAC के हवाले से भी जो है वो दुनिया में बड़ा, यानी उनकी आंखों में खटकती है ये चीज, तो उस हवाले से भी क्या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं इस एंगल को भी नहीं मैं रद्द कर रहा। मैं जनरल बाजवा को, आपको याद होगा कि PIA के ऊपर भी उन्होंने इंडियन जो मीडिया है और इंडियन, बल्कि आपने देखा होगा, हमने पिन पॉइंट भी किया था कि जनरल बाजवा के PIA बेचकर खा गए हैं। हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं था जनरल बाजवा के साथ। हमने उनका रिबटल दिया था, हमने ये भी कहा था कि DGI उस वक्त तक रासफ गफूर होते थे, जब पहले जो DGISPR थे, वो तो स्टेट में कहते कि जब तक हमारी जात पर कोई बात होती है तो उस वक्त तक हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन अगर कोई इस तरह की बात को करेगा तो फिर हम स्पेयर नहीं करेंगे। तो क्योंकि जनरल बाजवा पर एक जाती उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी, जो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है। अब जो ये बात है, लाजमी तौर पर ये जो मेजर गौरविया को इंडियन मीडिया उठा रहा है, वो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का जो CPAC का जो प्रोजेक्ट है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना के साथ भी उनकी कोई अच्छी ताल्लुकात तो नहीं है। आपको पता है कि लद्दाख में जो डिबैकल हुआ था इंडियन आर्मी का, फिर दूसरा ये कि मकबूजा कश्मीर की तरफ जो श्रीनगर से आगे जा रही है लाइन, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आइंदा पाकिस्तान के बजाय चाइना जो है कश्मीरियों का मसला सॉल्व करने में मुआवन हो सकता है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन मेरा मौकफ ये है कि ठीक है, इल्जामात लगते हैं, वो सब पर लगते हैं, किसी पर भी लगते हैं। अब क्योंकि वो उनका एक पॉलिटिकल पोस्ट है, एक वो प्राइम मिनिस्टर के, एक वजीर मुमलिकत का स्टेटस है, उनको ये चाहिए कि अहमद नूरानी को घसीट को कान से पकड़कर जो है कोर्ट में लेकर आए और उनको कहे कि भाई बरखुरदार साबित करो कि मैं जो है ये मेरे खिलाफ ये करप्शन का, क्योंकि उनकी मिसेस का भी नाम आ रहा है, उनके बच्चों का भी नाम आ रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा है अहमद नूरानी। तो मैं ये कह रहा हूं कि उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो भी खदशात हैं,
लोगों के खदशात हैं दिलों में पैदा, कुछ इसको नेगेटिव रिपोर्टिंग कह रहे हैं, कुछ इनको पॉजिटिव कह रहे हैं, जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली इस चीज को कैश करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जनरल आसिम बाजवा साहब को चाहिए कि वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनको बताएं, अहमद नूरानी को भी बुला, उनके खिलाफ केस करें। पहले तो उनको कहें कि इधर तो डिफेमेशन क्लास जो है, मैंने बल्कि ट्वीट भी किया था जनरल आसिम बाजवा को कि आप उनको पकड़ के लेके आए अहमद नूरानी को, अगर उनके खिलाफ कोई चार्जेस हैं तो वो आप खुद आकर बताएं, क्योंकि आपके साथ एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है CPAC का। CPAC एक नेशनल इंटरेस्ट है, और अगर आप उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे तो उससे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान एलिमेंट्स जो हैं इस वक्त जो मोल बने हुए हैं, छुप कर बैठे होते हैं, वो उनका मुंह बंद हो जाएगा। और हमारा जो ट्विस्ट किया जा रहा है कि जी CPAC में जो करप्शन का एलिमेंट जो है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो CPAC में भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी शायद उसकी इनकी को करप्शन की वो बात करने की कोशिश कर रहा था। मैंने जो उसकी बातें सुनी है, मतीउल्लाह जान के साथ उसने बात की है और एक DWTV के साथ। तो ये मेरा ख्याल है कि जनरल साहब को चाहिए कि आप उसको एक तो सू करें, उसको सीधा बिल्कुल पकड़ के उसको सू करें और उसको अदालत में लेके जाएं और खुद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बात करें, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं किए हुए उन्होंने। वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने इनको जो अमेरिका के अंदर जो सर्टिफिकेशन होती है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, और इनकी जो इधर की कंपनीज हैं एज ही अलेज्ड, वो कह रहा है कि यहाँ की जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड भी नहीं है SCCP के साथ, अगर वो, क्योंकि बिजनेस जो किया जाता है वो SCCP के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। तो हम पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान हमारी माँ है और ये पाकिस्तान आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, कहीं भी होगा। आपको पता है मैं ऑलरेडी प्रोटेक्ट करता हूं, और कोई बात इंडियन मीडिया में आती है, कोई बोले ना बोले, कई साहब इस फोरम पे मैं हमेशा बात करता हूं, और कि पाकिस्तान की आर्मी हो गए या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, वो देखिए इंडिविजुअल्स की मैं बात ही नहीं कर रहा। इंडिविजुअल्स कोई भी हो सकता है, वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जनरल ज़िया-उल हक के बारे में मुख्तलिफ किस्म की आ रहा है को उनको बुरा भला भी कहते हैं, मुशर्रफ ने डिक्टेटर है, या वो इसी तरह जनरल ज़िया-उल हक साहब और मरहूम अयूब खान जो हैं, सबके बारे में जो भी है बातें होती रहती हैं। देखिए जवेद जी लेकिन अब जवेद काजी जी अब चाहते हैं कि जवेद अशरफ काजी साहब हैं, उनके खिलाफ केस चले हैं। वो जनरल थे, DGISI रहे हैं, जब वो रेलवे में थे उनके खिलाफ केस चले हैं। सईदुल जफर है वो जनरल थे, उनके खिलाफ केस चले हैं, और ये बेशुमार लोग हैं। उनको रिटायर किया गया। ये एजाज शाहिद थे, वो उधर बलूचिस्तान के IGFC थे, केसेस चले हैं। देखिए वो जो डिसिप्लिनरी एक्शन तो वो होता है, लेकिन खुद क्योंकि इस वक्त वो मुआवने खसूसी हैं और CPAC के साथ रिलेटेड है, तो उनको चाहिए कि आकर एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके खिलाफ केस करें, उसको पकड़ के लाएं, घसीट कर लाएं अहमद नूरानी को। जी कैसा? अच्छा, एक इंसिडेंट और भी हुआ है स्वीडन में। वहाँ कुरान मजीद जो है उसको जलाने का एक वाकया पेश आया है। जो फार एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ये मतलब ये किया है, और वहाँ के जो मुसलमान हैं वो बड़े यानी एहतजाज उन्होंने किए हैं, और बहुत सारी ये भी इतलात आ रही हैं कि बहुत सारा टायर्स वगैरह और आगे वगैरह भी वहाँ लगाई हैं उन्होंने। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जरा देख लीजिएगा, ये एक छोटा सा क्लिप है। जी बहरहाल ये हंगामे जो हैं वहां पर होते रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। आप क्या समझते हैं? कि मुझे तो ये अफसोस होता है इफ्तिखार भाई कि हमारे 56 मुल्क हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं वो 56 हैं, बल्कि इससे भी एक हद ज्यादा ही होगा। ये सब के सब इस मामले पर क्यों खामोश हैं? क्यों नहीं इकट्ठे होते और क्यों नहीं आवाज उठाते? और ये कई दफा पहले भी इस किस्म के वाकयात हो चुके हैं, तो ये क्यों नहीं बंद कराने में कामयाब होते हैं हमारे ममालिक जो? देखें, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे में भी हुआ है अभी
जो उस पर फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान ने उनको कंडेम किया है, लेकिन अब देखें हमारा मीडिया भी खामोश है। मैंने आप देखा मीडिया के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल खामोश है, या बिल्कुल ऐसे वो फॉरेन ऑफिस की वो स्टेटमेंट है वो इशू कर दी कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जनरल असेंबली के अंदर इस चीज को उठाया था कि मुसलमान जो हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, कुरान पाक पे बहुत ज्यादा जज्बाती हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं है कि आप किसी के मुकद्दस शख्सियात के खिलाफ आप इस किस्म की बात करें, और कुरान पाक जो अल्लाह ताला का कलाम है मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक, और उसमें ईसाइयत, यहूदियत, उन सब के साथ मोहब्बत का पैगाम है, ठीक है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहदे किए थे यहूदियों के साथ, मिसाक मदीना और दूसरे जो सुलह हुदैबिया भी जो आपको नजर आती हैं, वो इन लोगों के साथ ही हुए थे ना। तो फिर जिनके बारे में जो अब कुरान पाक को जिनकी बेहुरमती कर रहे हैं, इमरान खान ने कहा था कि मुसलमान इस पे बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, ये यूएन जनरल असेंबली में बात हुई थी। लेकिन आप ये देखें कि अब अभी इसमें सिर्फ टर्की और पाकिस्तान की मुझे आवाज नजर आई है। टर्की ने कहा है कि ये तो नाजी एक किस किस्म के जरासीम है जो स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर आए हुए हैं, और ये कोशिश करते हैं कि कैरिकेचर्स आपको पता है कि बनाते हैं, कभी वो सूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ब्लास्फेमियस बातें करते हैं। और हमारी आप देखें कि जो अरब कंट्रीज हैं, जो खादमुल हरमैन शरीफैन के वो जो प्रिंस हैं वहां पे बैठे हुए हैं, आज आपको नजर आ रहा है कि यूएई जो है उसने परवाजों का भी वो तलबीब वो चले गए, आना जाना शुरू हो गया उनका हवाओं के जरिए, बाहर उनका ट्रेड भी शुरू हो रहा है वो फला। लेकिन एक चीज, एक पॉजिटिव चीज नजर आई है कि वो पोम्पियो गया भी था, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, बहरीन भी, तो वो बहरीन ने तो रिलेक्टेंस शो कर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि बहरीन की बात ये है कि वो वहां पे शिया कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो शिया कम्युनिटी अगर वो उसको तस्लीम कर लेता है, ये देखिए इंटरनेशनल साजिश है ये सारी, ये जिसमें इसराइल और ये जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी ये शामिल है। अदरवाइज इनकी इतनी औकात नहीं है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की। ये वो कंट्रीज हुआ करते थे जहां पे प्राइम मिनिस्टर साइकिल पर जाया करता है, और अभी भी हमें वो उसके विजुअल्स नजर आते हैं कि यहाँ पर कोई कई सालों से कोई जुर्म नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। वहां पे वो थाने शाने जो इस किस्म के पुलिस ने अभी उन्होंने आप कारें जलाई हैं, वो क्या जलाई हैं, ये उनका इंडिजिनस प्रोटेस्ट है। कैसा, ये बाहर से मुसलमानों ने प्रवोक नहीं किया, ये इंडिजिनस प्रोटेस्ट है। फर्स्ट टाइम कि वहां पे गाड़ियां जलाई गई हैं, तशद्दुद किया गया, पुलिस वालों पर टॉर्चर किया गया। और मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन को ये लिखा है कि स्टीफन जो है वहां के, तो उनको लिखा है कि आपने जानबूझकर उसको नहीं रोका, या आपकी गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई। आपको पता था यहाँ पे हॉली कुरान जो है उसको जलाया जा रहा है और उसकी बेहुरमती की जा रही है, क्योंकि वो जो शख्स था जो रमूस पलदान जिसका नाम है, वो एक सियासी पार्टी जो है हार्ड लाइन जिसका नाम है, और उसके जो एक्टिव थे उसको बुलाया था। वो एक रद्द किया हुआ एक पॉलिटिशियन था जिसने इस चीज को उजागर किया था, और उसका जो लॉयर भी है वो उसको इसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया, उसको अंदर आने नहीं दिया, 2 साल के लिए उसको बैन किया हुआ है स्वीडन के अंदर, और उसको बुलाया गया था कुरान पाक जलाने के मौके पर। लेकिन ये 350 लोग, मुझे आप ये बताएं काजी साहब कि आपको यहाँ का एक नॉर्मल एसएचओ को पता होता है 350 बंदे जो है वहां पे कोई एक्टिविटी करने वाले हैं, तो वहां का प्राइम मिनिस्टर जो नहीं पता इस किस्म की एक्टिविटी होती है, तो वो उसे पूरे आलमे इस्लाम में जो है वो फैलती है, नफरत फैलती है इन लोगों के। और इस पर कल को अगर कोई मर्डर हो जाता है उसके अंदर, नॉर्वे के अंदर या स्वीडन के अंदर, उसको मार दिया जाता है, पाल्डन को मार दिया जाता है, पलदान को, और या कोई वहां के लोकल जो वहां पे 3.5 में से कोई तो आइडेंटिफाई हो जाए, कल को कोई मर्डर हो जाता है, फिर कहेंगे कि मुसलमानों ने इनको मार दिया। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि आप जो वजीर आजम साहब हैं वहां के, उनको मैंने लिखा है स्वीडन के कि जनाबे वाला आप अपने सिटीजन को गैर महफूज मत करें। आप इस तरह की बातें करते हैं, आपने अलाउ क्यों किया जब आपको पता है कि जहां चौक के अंदर ये होने वाला, कल अनाउंसमेंट हो रही है, आपने उसको पता, आपकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी कहां पे थी, ठीक है ना। तो ये नॉर्वे में भी फिर ये हुआ बात जो है वो जी कैसा। और भाई लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑल कश्मीर, वहां के जो हालात हैं, जी जी आपको पता है कि
वहाँ पर एक दफ़ा फिर गन पैलेट्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं और बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट फ्यू वर्ड्स प्लीज़। जी, जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुहर्रम के ऊपर कल वो जुलूस जो है, रिलीजियस जुलूस होता है, जो हर साल 10 मुहर्रम को होता है, वो उस पे पाबंदी लगा दी गई थी। फिर उस पे कल फायरिंग हुई है, पैलेट गन भी इस्तेमाल की गई है और उसके अलावा जो दूसरी जो गन्स हैं वो भी इस्तेमाल है, जिससे हमें जो इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन लेना बड़ा मुश्किल हो गया कि क्या 5 से 6 लोग हैं वो जो शहीद हो गए हैं और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी आप देखें कि ये भी उसी का वो शिकार है। ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं, ये सिर्फ इंडिया का मूडी का नहीं है सिर्फ कि उसने इंडिविजुअल एक एक्ट किया है। वहां पे मुसलमान आबादी को कम करने की कोशिश की जा रही है और फिर उनको मुख्तलिफ किस्म के जो हैं उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात किए जा रहे हैं। 30,000 से ज्यादा जो हैं वो लोग जो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां की जा रही हैं। उनको अगवा किया गया, बच्चों को जो तशद्दुद किया गया उनको, और जिनसी तशद्दुद करने के बाद जो है वो उनको मर्डर किया गया है और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की जा रही हैं। तो अभी तक मुझे नहीं समझ लग रही, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है और खास तौर पे आप जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें आपके मोसाद है, CIA है, MI5 MI6 का भी नाम लिया जा रहा है, वो साइलेंट ऑब्जर्वर जो है, जो सारे जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बनते हैं। तो अब हमें जो है इनकी जो हालात जो हैं जो कश्मीरियों के, वो ये जो अभी सिलसिला शुरू हुआ है एक नया जो मुसलमानों के खिलाफ के, आपने देखा होगा कि कोविड जो है वहां पे और फैल रहा है। तो वहां पे अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि कोविड में कितने लोग जो इन्फेक्टेड हो गए, कश्मीरी कितने इन्फेक्टेड हो गए हैं। और जी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात होगी कश्मीर पे भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।